स्टूडेंट्स, चलिए आज पुनः केमिस्ट्री की क्लास में मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो इधर आप लोग के 2 दिन से वीडियो नहीं भेज रहे थे और इसके कारण आप लोग समझ रहे थे। आप लोग में देख रहे हैं कि जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ती जा रही है या क्लास से ओपन होने का डेट बढ़ते जा रहा है, आप लोग निराश होते जा रहे हैं। कारण कि आप लोग के स्टडी से ऐसा पता चलता है कि आप लोग कितने सारे विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं या कितना नहीं देख रहे हैं। तो मैं सिर्फ विद्यार्थियों से कहूँगा कि देखिए, आप लोग सीबीएसई के विद्यार्थियों के साथ घटना होते देखा, इसी तरह से और बहुत सारे बोर्ड के आप लोग स्थिति आप लोग देखे, लेकिन वो सारे बोर्ड से आपकी बिहार बोर्ड की जो बात रही वो थोड़ा सा हट चल गया है। ये आप लोग को पहले भी हमने बताया थे। नेक्स्ट ईयर को देखा जाए कि आपका बिहार मैंने अगले साल भी लॉकडाउन लगा रहा पूरा साल, लेकिन क्या हमारी सरकार आप लोग के साथ बताई एग्जाम नहीं दिए? एग्जाम हुआ, लेकिन कितने दिन तक स्कूल खुली, फिर भी वो बच्चे तैयारी किया, किसी तरह से हो ऑनलाइन के माध्यम से तैयारी किया, कुछ लोगों को ऑफलाइन भी क्लास मिले। तो आप लोग भी सभी विद्यार्थी देखिए, नेक्स्ट ईयर के जैसा ही आप लोग इस वर्ष भी देखिए ऑनलाइन क्लास पर ज़्यादा आप लोग भरोसा कीजिए। जैसी स्थिति होगी फिर वैसा देखा जाएगा, इसलिए आप लोग निराश न हो, मेहनत करें। ये नहीं जाने कि सीबीएसई के बच्चों के साथ हो गया कि एग्जाम नहीं दिया, रिजल्ट हो गई, तो ऐसे दिमाग में बात नहीं पकड़ के रखिए कि हम लोग भी नहीं पढ़ेंगे, चलो हम लोग का भी रिजल्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसी आपकी सोच होती है तो फिर आगे चल करके हमको दिक्कत हो सकती है। हमें सरकार रिजल्ट दे देती है, तो क्या कल के डेट में आप बिना पढ़े हुए कंपटीशन निकालोगे? नहीं निकलेगा। तो कंपटीशन नहीं निकलेगा। कंपटीशन निकालने के लिए नीट का एग्जाम निकालना है, आईआईटी का एग्जाम निकालना है, या और आपका इससे रिलेटेड जो कंपटीशन है निकालना है, तो उसमें तो बताओ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जब ज़्यादा बेस कमजोर हो जाएगा तब फिर जा करके फिर आप लोग उस टारगेट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं। इसलिए सब विद्यार्थियों से मैं कहूँगा, लड़का हो या लड़की, आप लोग अपने सिलेबस पर ध्यान दें, सेल्फ स्टडी करें और वीडियो के द्वारा जो भी दिया जा रहा है उस पर और ध्यान दें। ठीक है? तो देखिए सब विद्यार्थी, आज की क्लास में टॉपिक हम चेंज किए हैं, थोड़ा सा मजेदार लाए हैं। और चाहोगे कि मजेदार बने, आपको हिंदी जैसा मिले, बायोलॉजी जैसा मिलेगा, तो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कॉमन सब्जेक्ट है, थोड़ा सा सोचने समझने की बात तो है ही। इसलिए जो सोचने समझने की पावर आपका स्किल पावर है, तो आपको इसमें भी मन लगेगा। लेकिन सोचने की कोशिश कीजिए, बुक वगैरह देखिए, ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन बनाइए, तब ना समस्या होती है। तब आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का हम जवाब दे सकते हैं, है ना? तो आप देखेंगे तब तो ऐसा संभव है। दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, जो नहीं जानते हैं उनको बताइए कि हम किस तरह से क्लास का फायदा ले सकते हैं। तो देखिए सभी विद्यार्थी आइए, तो आज की टॉपिक जो तुम लोग का है वो देखिए आपका डी ब्लॉक है। कौन ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। ठीक है? तो आप लोग के केमिस्ट्री में पहले भी हमने बताए हैं कि देखिए ब्लॉक जो हो जाता है वह ब्लॉक हम लोग का 4 हो जाता है। कारण कि परमाणु का सबसेल जो है अब तक हम लोग 4 को यूज कर रहे हैं, तो 4 को सबसेल का यूज कर रहे हो, इसलिए यहाँ ब्लॉक भी बनाया गया 4। मैंने टोटल जितने भी तत्व अब तक आविष्कार हुए हैं उन सभी तत्वों को, यानी 118 तत्व को आवर्त सारणी में हम लोग 4 को ग्रुप में बांट करके चल रहे हैं। ठीक है? जिसमें आप लोग कहता है कि देखिए एस ब्लॉक है, यानी बी ब्लॉक है, यहाँ डी ब्लॉक है और ये
ये 4 ब्लॉक होते हैं। अब इन 4 ब्लॉक में देखिए आपने जो एस ब्लॉक बोला नहीं, यहाँ देखिए हम लोग बोले यानी पी ब्लॉक, तब पी ब्लॉक ये दोनों की जानकारी को हम लोग का लेना था। ये रियल में हम लोग 11 क्लास में ही जानकारी लेंगे, बट पी ब्लॉक का कुछ ऐसे ग्रुप था जैसे कि बताए 15, 16, 17 और 18। तो ये 4 वो जो ग्रुप है वह पी ब्लॉक का है तो जरूर, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार अगर कहिए ठीक है तो वह 12 में भी देखने को आता है। आप लोग को पहले भी बताए कि आप कोई भी कंपटीशन में बैठते हैं तब पीसीएम की बात करिए या पीसीबी की बात करिए तो उसमें 11 और 12 ये दोनों क्लास के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसलिए 11 और 12 के वीडियो में कोई ज़्यादा का अंतर नहीं है कि केमिस्ट्री या फिजिक्स वगैरह में कहीं कहीं अंतर है जो आप लोग क्या स्पेशली आप लोग को देखते हैं। तो यहाँ पर समझेगा विद्यार्थी, अगर चाहे तो यहाँ पर 11 का अगर विद्यार्थी की क्लास को अगर मेंटेन करते हैं तो उनको भी देखिए फायदा करेगा। बात समझिएगा, कारण कि हमको ब्लॉक की कहानी को हम लोग 10 क्लास से शुरू कर दिए और अपर क्लास में जहाँ तक जाते रहिए बस ब्लॉक को ही रहे। अब देखा जाए बाकी को अगर तुम्हारा देखिए हमने कहा था कि एक हो गया देखिए डी ब्लॉक हो गया, ठीक है ना, और दूसरा देखिए हो गया एक ब्लॉक। तो एक जो ब्लॉक है एक तो पूरा का पूरा आपको पढ़ना है यानी 12 क्लास में। बस अब देखा होगा सभी लड़के कि आप लोग जब पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं यानी कहते हैं आवर्त सारणी, तो ये जो आवर्त सारणी का आधुनिक रूप देख रहा है या उसका दीर्घ रूप कर रहे हो, तो दीर्घ रूप में देखिएगा आप लोग सभी लड़के कि आगे में जो होता है देखिए आपका बनाया गया है यह है एस ब्लॉक, ठीक है ना, ये देखिए आपका एस ब्लॉक हो जाता है। अब यहाँ पर समझिए कि आप लोग जब दाएं तरफ चले जाते हो तो ये दाएं तरफ सोचकर देखा जाए तो ये हो जाता है तुम्हारा पी ब्लॉक, ये न है ये तुम्हारा पी ब्लॉक का कितना सारा वर्ग है इसमें आ जाता है। इस ब्लॉक में दिखता है कि यहाँ पर आपका ये यहाँ पर चले आते हैं तो आवर्त सारणी के देखिए बाएं तरफ यानी एस ब्लॉक है, आप पी यानी दाएं तरफ चलिए, दाएं तरफ कहाँ से लेकर के यानी 13 हो गया यानी 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया और 18 हो गया। नहीं, यहाँ से 2 ग्रुप लेता है, ग्रुप नंबर फर्स्ट हो गया और ग्रुप नंबर सेकेंड हो गया, सॉरी ग्रुप सेकेंड हो गया। तो इस तरह से देखिए ये एस ब्लॉक है, आप ये देखिए तुम्हारा पी ब्लॉक। बाकी जो देखा जाए समस्या यहाँ पर आ जाती है यानी कि एस और पी ब्लॉक के बीच में आपका आ जाता है डी ब्लॉक। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये सुनता है कि आखिर डी ब्लॉक को एस और पी ब्लॉक के बीच में क्यों रखा गया। बात समझिएगा, क्वेश्चन डाल सकता है कि आगे में रख दिया एस ब्लॉक, पीछे में कर दिया पी ब्लॉक, आप बीचे में कर दिया डी ब्लॉक। नहीं, तो यहाँ पर लगता है ना कि ऐसा क्या हो जाता है कि एस और पी के बीच में डी को लाया है, तो इसका मतलब ये वह समझिएगा। एस ब्लॉक के बारे में तो तुम लोग सभी विद्यार्थी जान रहे हो, दिक्कत है कि एस ब्लॉक में हम लोग विद्युत धनात्मक तत्व अर्थात धातुओं को रखा गया है। देखिए पी ब्लॉक में जनरली विद्युत ऋणात्मक तत्व है और धातुओं को रखा गया है। नहीं, तो पी ब्लॉक में अधातुओं को रखा गया और एस ब्लॉक में देखिए धातुओं को रखा गया। एक मतलब धातु
धातु और अधातु इसके बीच में आपका डी ब्लॉक रखा गया नहीं। एक मतलब है कि डी ब्लॉक में जितना भी तत्व आते हैं उसमें एस और पी ये दोनों का गुण पाया जाता है। नहीं, एस का भी कुछ गुण है और पी का भी कुछ गुण है। मतलब कुछ विद्युत धनात्मक तत्व का गुण है तो कुछ विद्युत ऋणात्मक तत्व का गुण भी है। मैंने धातु और अधातु ये दोनों गुणों का फॉलो करता है, इसलिए इसको दोनों के बीच में रखा गया। क्लियर? यानी कहोगे कि डी ब्लॉक का जो तत्व होता है तो डी ब्लॉक के समझिएगा सब लड़के, तो डी ब्लॉक के यानी तत्वों का जो गुण होता है वह समझिए ए से, ठीक है, एस ब्लॉक के तत्वों तथा पी ब्लॉक के तत्वों के दोनों के बीच होता है। याद करेंगे सब लड़के, क्या बताया समझ गए? यानी कोई पूछेगा कि डी ब्लॉक को आवर्त सारणी के बीच में कहाँ रखा गया, एस और पी के बीच में क्यों रखा गया, तो इसका जवाब यही दीजिएगा कि डी ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का कुछ गुण वह एस ब्लॉक के तत्व से मिलता है और कुछ गुण जो होता है वह पी ब्लॉक के तत्वों के गुण के मिलता है। एक मतलब दोनों का गुण का इसमें फॉलो करता है, इसलिए ऐसे तत्व को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। कौन तत्व कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। तो डी ब्लॉक का जितना भी तत्व होते हैं इसका संक्रमण बढ़ होने के पीछे यही कारण है। कौन तत्व का बात कर रहे हो? यही पर वो बोलता है कि इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। तो संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, इसके पीछे यही मेन वजह है। बात समझिए। अब यहाँ पर देखिए क्या होते हैं, यहाँ के बाद आगे की कहानी देखा गया। तो ये जो देखा गया आपका डी ब्लॉक का जितना भी तत्व है याद रखिए, तो डी ब्लॉक के यानी तत्वों के यानी परमाणुओं, ठीक है, परमाणुओं के अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। कौन विन्यास कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये समझिए आते हैं। सबसे पहले तो बताओ किसी नोबेल गैस को लेके चलिएगा, ठीक है। अब नोबेल गैस के बाद देखा जाए आपका हो जाता है N-1 यानी D 1 to 10 होता है और NS1 to 2 होता है। समझिए, यानी कि इसके अंतिम कक्षा में जब पहुंचते हैं एन का मतलब आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ एन का जो मान है वह आपका 3 हो गया, 4 हो गया, सॉरी यानी 4 हो जाते हैं। तो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इस तरह से आपने दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ एन का मान जो है 4 से शुरू करेंगे। बात समझ रहे हो? यानी करने का मतलब कि एन का मतलब 4 का मतलब समझ रहा है, यानी कि इसका कक्षा आवर्त संख्या 4 हो रहा है। कौन सी आवर्त? आवर्त समझ लो ना, यानी जैसे पहला आवर्त है, जैसे दूसरा आवर्त है, जैसे तीसरा आवर्त है, जैसे चौथा आवर्त है, एन है। तो यानी कि कहने का मतलब कि पहला आवर्त में तो सभी लड़के लड़कियां जा रहे हैं आप लोग कि पहले आवर्त में मात्र 2 ही तत्व है और वो है आपका इधर हाइड्रोजन तो उधर में है हीलियम।
दूसरा जो स्टार्ट होता है वह लिथियम से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? लिथियम, और लास्ट जाकर के हो जाता है नियॉन पर। तीसरी में आ जाते हैं तो सोडियम से शुरू होता है और चला जाता है आर्गन तक चल जाता है। अब चौथा शुरू होता है पोटासियम से। बात समझिएगा, तो इसका मतलब कि एम का मान शुरू करते हैं कैसे? 4 से। अब 4 से शुरू करते हैं तो इसका मतलब है, सोचिएगा कि 4, 5, 6, 7 एम रह गया, यानी कि मतलब यहाँ पर एम का मान 4 लेते हो तो यहाँ पर तो 3 हो जाएगा। मन अंतिम कक्षा यानी 4 है, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? यानी 3D में जाएगा। बात समझ रहे हो? अब इसलिए देखा जाए यहाँ जो आपका डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उन तत्वों को 3 श्रेणी में बांट दिया गया है। कौन श्रेणी में? 3 श्रेणी में। अगर एम का मान मानते हैं कि आपने 4 लेके चलते हैं, तो 4 लेके चलते हैं तो यहाँ से देखा जाए आपका चलाता है सबसे पहले बताइए, यानी आर्गन आ जाता है। कौन आता है? आर्गन आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपने कहे 4 यहाँ पर तो क्या 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि 3D और 1 to 10 हो गया, और यहाँ पर 4 रखिएगा यानी 4s2 नहीं। अब एस में देखिए कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब चूंकि आपके लोग बताए कि डी के बताओ कितने ऑर्बिटल हो गए? 5 ऑर्बिटल हो गए। अब 5 ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 5 गुना 10। एक मतलब है कि देखा जाए जो डी जो ब्लॉक करे हो, कौन ब्लॉक करे? यानी डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक यानी का जो नाम पड़ा ये डी सबसे पड़ा है, तो मतलब कि अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए एस में नहीं भरा, 4s भरने के बाद अब तब जाकर के हमें भरा, मतलब डी में भरा। ठीक है, यानी अब यहाँ पर होता क्या है कि 4s की अपेक्षा 3D का थोड़ा सा ऊर्जा ज्यादा होता है, ज्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन इसके अपेक्षा इसका ऊर्जा हल्की सी ज्यादा होती है। इससे पहले एस में बढ़ते हैं तो बाद में हम डी में बढ़ते हैं, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए डी सबसेल में ही डी ऑर्बिटल में जाके बढ़ता है, इसलिए इसको डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। अब चूंकि यहाँ पर बताया सोच करके कि डी में बताओ कि ज्यादा से ज्यादा हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसका मतलब कि डी ब्लॉक में आप ज्यादा से ज्यादा 10 ग्रुप रख सकते हैं। तो इसका ग्रुप हो जाता है देखिए 3 से 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गए, 11 हो गया और 12 हो गया। बात समझिएगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलते हो तो इसमें आपका 10 ग्रुप मिलता है। अब 10 ग्रुप में देखा जाए, पहला देखा जाए आपका हो गया, तीसरा ग्रुप, चौथा, पांचवा, छठा से कहाँ तक? 12 तक। यानी इतना जो तत्व हो गए इसको हम डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। अब डी ब्लॉक का जितना भी तत्व है इसको हम देखिए 3 श्रेणी में बांटते हैं। तो यहाँ पर एम का मान अगर 4 लेते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रथम यानी डी श्रेणी का तत्व कहते हैं। अब प्रथम डी श्रेणी का जो तत्व हो गया ये आपका जरा समझिएगा सभी लड़के। तो यहाँ पर देखिए एम का मान 4 लेने का मतलब चौथा आवर्त में आ गए हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो एक चौथा आवर्त से कहानी शुरू होता है। बात समझिएगा। तो इसमें देखिए पहला जो रहता है देखिए आता है स्कैंडियम। ठीक है, अब याद करने का तरीका कि शक्ति यानी बोलते हैं भाकर यानी मन, भाकर मन, और कहते हैं फेको यानी निको यानी जल। ठीक है, फेको निको जल यानी कहने का मतलब कि देखा जाए यहाँ पर आपका जो प्रथम डी श्रेणी कहता है
जब n का मान तुमने 4 लिया, तब यहाँ पर देखिए आपका होता है स्कैंडियम, यानी शक्ति होता है टाइटेनियम, ये होता है वेंडियम, ये होता है क्रोमियम, ये होता है देखा जाए मैंगनीज होता है, ठीक है। तो ये हो गया 24, ये 25 हो गया, ये 26 हो गया, ये 27 हो गया, ये 28 हो गया, 29 हो गया और यहाँ से 30 हो गया, ठीक है। तब प्रथम डी श्रेणी में जो तत्व है ये आपका इतना हो गया। अब नाम याद कर लोगे, याद हो गया सबको। देखिए शॉर्ट में बोलते हैं शक्ति भाकर मन, याद करिए शक्ति भाकर मन फेको निकुंजन। भाकर पहले बोला शक्ति भाकर मन फेको निकुंजन, मतलब पहले हो गया स्कैंडियम जिसके एटॉमिक नंबर 21 हो गया, 21। यहाँ टाइटेनियम बोलते हैं, याद करिएगा क्या बोलते हैं, टाइटेनियम कहते हैं, इसको वेंडियम कहते हैं, ये होता है क्रोमियम होता है, ये मैंगनीज हो गया, ये आपका आयरन हो गया, ये कोबाल्ट हो गया, निकेल, कॉपर और जस्ता। अगर ये भी देखा जाए n का मान अगर आपने कहते हैं 5, n का मान कितना कहेगा 5 में आएगा, तो यहाँ पर तो आर्गन लिया, अब यहाँ पर देखिए हम लोग लेते हैं यानी क्रिप्टन लेते हैं, क्या लेते हैं क्रिप्टन लेते हैं। इसके बाद 3 के बाद तो यहाँ 4 चलाएगा, यानी 4d 1 to 10 हो गया, यहाँ पर कहिए 5s1 to 2 कहिए नहीं। अब यहाँ पर तक समझेगा सब लड़के, तो यहाँ 1 to 2 लिखल है कि काहे लिखल, इसको समझाएंगे पर यहाँ समझ आए। तो इसमें देखा जाए ये आ जाता 1 का मतलब 5 का मतलब कि कौन सी पांचवा आवर्त में आ जाए, तो इसी को हम लोग कहते हैं देखिए द्वितीय, समझ गया, यानी द्वितीय डी श्रेणी का तत्व कहते हैं, ठीक है। अब ये देखा जाए कि आपका यह एम से स्टार्ट रहता है जो आपका 39 रहता है, और इस तरह से देखिए आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट में देखा जाए आपका हो जाता है, देखा जाए कहते हैं आप लोग ऐसे सिल्वर हो जाता है, सिल्वर के बाद देखिए लास्ट में कैडमियम हो जाता है, ये है ओकर आगे देखिए कॉपर हो जाता है। तो ये यानी कि चलिए यानी कि 48 पर आ जाता है, ये आपका 47 हो गया, बात समझ रहे तुम लोग। तो इस तरह से देखा जाए यहाँ से हम लोग याहियम से लेकर के कैडमियम तक ला, इसको कहते हैं द्वितीय डी श्रेणी का तत्व। यहाँ n का मान देखिए 5 लीजिए, यानी 5वां आवर्त हम ले लिए, और यहाँ n का मतलब 4 का मतलब चौथा आवर्त हुआ, यानी अंतिम देखिए कक्षा ले लें चौथा, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहा है, तीसरी कक्षा में, बस में ना यही है। अंतिम जिसमें कक्षाओं की संख्या देखिए 4 है, लेकिन देखिए 4s इलेक्ट्रॉन भरने के बाद s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जो बच गया वो चला देखिए d ऑर्बिटल में आ गया, कौन ऑर्बिटल में आ गया, d ऑर्बिटल में आ गया। अब देखा जाए तो ये आपका कैडमियम है। आपका बताओ कि n का मान अगर हम लेके चलते हैं 6, तो n का मान अगर 6 लेके चलते हो तो यहाँ पर बताइए आपका चला जाता है J9, ठीक है, यानी J9 मॉडल कैसा रहता है। और यहाँ से बताइए कि आपने लेते हैं n बराबर 6, तो यहाँ पे 5d हो जाएगा, तो 5d 1 to 10 हो गया, आप फिर कहेगा 6s 1 to 2, ठीक है। तो ये देखा जाए आपको इसी को कहते हैं तृतीय, समझिए सब लगते, यानी तृतीय कहते हैं, यानी डी श्रेणी का डी श्रेणी का तत्व कहते हैं, ठीक है। अब ये तो देखा है सभी लड़के
यहाँ पर स्टार्ट हम लोग लेते हैं लैंथेनम से। कितना से? लैंथेनम से, यानी हो जाता है 57। अब देखिए तो लैंथेनम के बाद हम लोग को बताया पहले भी कि यहाँ से 14 तत्व को हटा करके और एक ब्लॉक में रख दिया गया है। तो इसे लैंथेनम के बाद सोचिए कि 58 से मैंने सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक मैंने 58 से लेकर के 71 तक आपका एक ब्लॉक में चल जाता है। तो इसके बाद जो हम लोग लेते हैं वो देखिए हाफनियम हो जाता है। कितना? हाफनियम, यानी 72 से स्टार्ट होता है। और इस तरह से देखा जाए एक हमारा चला जाता है, लास्ट में देखा जाए मरकरी तक आ जाता है। कितना जाता है? मरकरी आ जाता है। लेकिन ये जो आवर्त सारणी की प्रारूप जो तुम लोग को दे रहे हैं उस समय का दे रहे हैं जिस समय तत्वों की खोज 105 हुआ था। तो 7वां आवर्त तुम लोग को बताया उस समय अधूरा था, भरा हुआ। तो 7वां आवर्त अधूरा भरा हुआ था उस समय, यानी देखा जाए डी ब्लॉक के तत्वों को हम 3 श्रेणी में मिल के चला था। लेकिन आज भी देखते हो खास करके जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल आ गई आज, उसमें देखिए एक श्रेणी और बढ़ा सकते हैं। मतलब एक का मान हम 6 भी कर सकते, 7 भी कर सकते हैं, 7वां आवर्त में भी जा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये हम लोग देख रहे हैं ट्रेडिशनल देख रहे हैं, जो पहले का जो आवर्त सारणी जो आप लोग का बुक में जो फॉलो करने के लिए दे रहा है वो यही आपको 3 श्रेणी में। आप देखिए सभी लड़के, इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन होती है। इतना समझ गया तो तब इतना समझने के बाद देखा जाए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे में देखते हो क्या चीज, इस पर जरा गौर करेंगे सभी लड़के, ये समझ लिया आप लोग। अब यहाँ से देखिए हम लोग कहते हैं कि देखिए हम लोग का जो 12 और 11 चला जाए तब खास करके याद करेंगे सभी लड़के लड़कियां कि 12 क्लास के सिलेबस में हमको केवल एक ही श्रेणी पढ़ना है और वो है प्रथम डी श्रेणी का तत्व। याद करिए, यानी चौथा आवर्त, एक का मान के लिए 4, तो केवल आवर्त संख्या जो 4 है, यानी चौथा जो आवर्त है वो हमको 12 क्लास में अध्ययन करना है। अब वो जो पंक्ति देखा जाता है स्पेंडियम से लेकर के जस्ता तक, इतना आप लोग को पढ़ना है। क्लियर है? अब हमने यहाँ बता रहे थे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमने लिखा, तो यहाँ देखिए NS और कहा 1 to 2, ऐसा क्या लिखा ये समझिएगा। हमने कहा कि देखिए मतलब आपका N-1D, समझेंगे सब लोग। तो यहाँ पर देखिए N-1D करे हो, ठीक है ना, यानी N-1D का मतलब चलिए यहाँ पर आपने 3D लेकर चलेंगे, 3D है। और यहाँ पर देखा जाए आपका 4S है, क्लियर है? यहाँ देखिए आपका 4S है, ठीक है। अब देखा जाए तो डी में बताए कि बताओ 5 और वाइटल है, कितने और वाइटल है? 5 और वाइटल है। एस में कितने और वाइटल है? आपका 1 और वाइटल है। क्लियर है ना? तो देखा है सभी विद्यार्थी आपका क्वेश्चन की जवाब मिल रही है। जब देखिए यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यानी स्पेंडियम से अगर भरना शुरू करोगे तो तुम लोग को बताए पहले भी याद करो कि किसी भी सबसेल का अस्थायी होना और अस्थायी होना, ये बात बताए। अब कोई भी सबसेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और तुम लोग को पूछा कि चलिए ये अस्थायी है कि अस्थायी है, तो अस्थायी होने का शर्त देखिए बता रहे हैं, याद करिए, यानी अस्थायी होने की शर्त। तो अस्थायी होने की शर्त में क्या है कि अगर उनके और वाइटल में, बात समझो,
अगर मान लेते हैं कि हमने आउटर मोस्ट सेल में चले हैं, अंतिम कक्षा में पहुंच रहे हैं और अंतिम कक्षा में जितने सारे मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन है उसका पोजीशन देखना चाहिए। तो सबसेल अस्थाई होने का शर्त यही है, देखिएगा सबसेल का देता है कि सबसेल की अस्थाई होने का शर्त बताइए। तो यही बोलते हैं कि अगर ठीक है, यानी उनके और वाइटल्स में अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर मानते हैं कि आपका 0 है और एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे कि अभी मानते हैं एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन है तो समझो कि वह सबसेल अस्थाई है। अगर मानते हैं कि उसका और वाइटल में आधा भरा हुआ है, समझिएगा कितना भरा हुआ है, हाँ आधा, देखिए इनका और वाइटल जो है अगर भरा हुआ है तो भी समझे कि स्थायी होगा। या इनका अगर और वाइटल मानते हैं कि पूरा भरा हुआ है, तब पूरा भरा हुआ है तब तो उस स्थिति में भी और भी अस्थायी माना जाएगा। नहीं, अब देखा या सब लड़के, तो इसमें होता क्या है कि अगर मानते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, तो चलिए 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो ऊपर भी कहेंगे का चलो अस्थाई है। लेकिन अगर मानते हैं कि अगर इसमें हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो सब बताओ यहाँ बी के 5 और वाइटल है, अब पांचों की व्यवस्था सेम नहीं है, माने सेम अरेंजमेंट में है, सब में एक जैसा इलेक्ट्रॉन देके भरा हुआ है, सममित कहते हैं, सिमेट्रिकल। तो ये बताओ सिमेट्रिकल और वाइटल हो गया, तो ऊपर भी कहेंगे कि चलो ये स्थायी है, ठीक है ना। लेकिन अगर मानते हैं कि सपोज दैट इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बताओ भर गया, ठीक है, बताओ डी के कितने ऑर्बिटल है 5, अब 5 में 4 और वाइटल भर गया, अब बाकी 1 और वाइटल खाली रह गया। बताइए इसको सिमेट्रिकल कहोगे कि नॉन सिमेट्रिकल कहोगे, माने सममित कहोगे कि असममित कहोगे, क्या कहोगे, सममित नहीं, असममित। कारण कि बताओ कि 4 को देखा जाए सब में एक इलेक्ट्रॉन है, आइए एकदम खाली है, तो ऐसी स्थिति में याद कीजिएगा कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है। कारण को पूछेगा तब कहिएगा कि देखिए 4s और 3d की जो ऊर्जा होता है, ठीक है ना, ऊर्जा लगभग बराबर होता है, ऊर्जा लगभग बराबर होते हैं, बात समझ में, लगभग बराबर बोलते हैं किसका किसका, आप यहाँ पर याद करेंगे यानी 4s और 3d। तो जब देखिए कि नॉन सिमेट्रिकल है तो ऐसी स्थिति में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बताओ अगर यहाँ पर चलाता है तब यहाँ के इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, बात समझ रहे हो। इसी में हम बोले थे कि एस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब ये स्थिति देखना डी और वाइटल का कि डी और वाइटल में क्या सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल की बात तो नहीं चल रही है। अब मानते हैं एक इलेक्ट्रॉन के बिना एक नॉन सिमेट्रिकल हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चलाता है और इसको सिमेट्रिकल बना देता है। तो ऐसे कहीं कहीं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखिएगा तो देखोगे कि 4s में एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें आपका 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, या इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, वो कैसे रहा समझिएगा। अब मान लेते हैं कि चलिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन आपका है, आइए
अब यहाँ से मान के इलेक्ट्रॉन आपने भरे लगे एंटी क्लॉकवाइज का, और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हो, और इस तरह से मानते हैं कि ऐसा पोजीशन में आ गया। ठीक है, डी में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 9 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बताओ कि इसके ऑर्बिटल जो पांचों है ये सिमेट्रिकल है कि नॉन सिमेट्रिकल है? बोलो क्या है? नॉन सिमेट्रिकल है। तो नॉन सिमेट्रिकल है, अब कितने इलेक्ट्रॉन घट रहा है इसको? बोलो 1 इलेक्ट्रॉन घट रही है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन बताओ यहाँ पर आ सकता है कि नहीं? तो अगर यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो डी में देखिए 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो एस में आपका 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। क्लियर है? तो अगर कोई आप क्वेश्चन आपसे पूछते हैं आईक्यू में कि एस में कब 1 इलेक्ट्रॉन होगा और कब 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहां पर बताइएगा कि अगर मन एस सबसेल के पहले यानी 4s के पहले 3d के ऑर्बिटल अगर सममित है, ठीक है, तब तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन बिना अगर असममित है तो ऐसी स्थिति में 4s का 1 इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, और उस स्थिति में इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन रह जाता है। ठीक है, तो एक खास करके डी ऑर्बिटल को सिमेट्रिकल बनाने के लिए, मतलब उसको अस्थायी बनाने के लिए 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, और वैसी स्थिति में s के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए कहते हैं कि डी ब्लॉक के जितना भी तत्व है उन तत्वों के परमाणु जब रिएक्शन में, जब बॉन्ड बनाने में जब भाग लेने लगते हैं, तब इनके अंतिम कक्षा माने N(s) का इलेक्ट्रॉन और N-1d का इलेक्ट्रॉन ये दोनों भाग लेता है। बंधन बनाने में आपका 4s का भी भाग लेता है तो 3d का भाग भी लेता है, 5s का भाग लेता है तो 4d का भी भाग लेता है, यहाँ से कहेगा 6s का भाग लेता है तो 5d का भी भाग लेता है। इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन के गिनती में माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की गिनती में ये हम लोग दोनों को लेते हैं। बात समझ लो, चूंकि यहाँ दोनों की स्थिति बन जाती है वैसा, तो यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर अब बोलता है समझना, यहाँ पर समझिए कि एक जो खाता है खास करके यानी डी ऑर्बिटल में इस तरह की बात होती है। सेकेंड जो क्वेश्चन होता है देखिए तुम्हारा डी सब्जी और डी ब्लॉक का, वह क्वेश्चन होता है कि देखिए कि डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है या उसको संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। तो संक्रमण तत्व कौन कौन से तत्व को कहा जाता है और किसको नहीं कहा जाता है, ये हम लोग कल के वीडियो में भेजेंगे। आज कितना ही तैयारी करेंगे आप लोग, सबको याद करेंगे, तब कल हम फिर इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं पे क्लास में स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।